Good morning, students. Hello, and how are you? Hope all you will be mentally as well as physically fit and fine, and trying to work hard for your studies. No doubt, at present the conditions are very tough and adverse. But just remember one thing, dear: the real hero is one who performs good in adverse conditions. It is a real testing time. How will you go on? How will you do your work? All your teachers, they are trying to do best as they could, and we also expect this kind of hard work and dedication from your own side. Well, now come on our today's topic. From your first flight book, today we are going to do chapter number 5, the 100 dresses. और अगर हम इस चैप्टर की बेसिक स्टोरी की बात करते हैं कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, किसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है, किस तरह से स्टोरी है, तो ये कहानी है अ पुअर गर्ल हु बिलोंग्स टू पोलैंड. पॉलिश गर्ल कहा गया है यहाँ. इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, और दूसरी अमेरिकन लड़कियों के साथ एक अमेरिकन टाउन में एक स्कूल में पढ़ती है. तो जिस तरह से जैसे आपको बताया गया कि वो लड़की गरीब है, और जिस तरह से एक समाज में मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स दे हैव अ वे टू डिसाइड और टू जज अदर्स कि जस्ट बाय सेइंग हाउ वन लुक्स, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, किस जगह पर वो रहते हैं समाज की, पैसा क्या है, कितना है, उनका सोशल स्टेटस क्या कुछ कहता है, सोशल स्टेटस क्या कुछ कहता है. तो ये सारी चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एक क्राइटेरिया आज के ही इस वर्ल्ड में है, पहले भी ऐसा ही रहा है. वो कितना ही लंबा समय हो जाए, समाज में जो चीजें हैं जिस तरह से चली आ रही हैं, और जो राइटर्स जो चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अपने आसपास घटित होती हुई चीजों को, दे ट्राई टू पेन डाउन देम. द सेम थिंग हैज बीन डन हियर बाय द ऑथर. द 100 ड्रेसेस पार्ट 1. 2 पार्ट में ये स्टोरी है. हम बात करते हैं पार्ट 1 की, कि ये जो हमारी मेन कैरेक्टर है वांडा पेट्रोन्स्की, कि किस तरह से उसकी लाइफ में कैसे क्या कुछ चलता है. आपके पास अपनी बुक हो एंड कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, कि जहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, आप वहां इस चैप्टर पर आ जाएं. इट इज द डे ऑफ मंडे. मंडे का दिन है, और जो वांडा है वो अपनी क्लास में आज प्रेजेंट नहीं है. शी वॉज एब्सेंट. लेकिन क्लास के किसी भी बच्चे का कोई ध्यान नहीं इस तरफ कि वांडा जो है वो आज एब्सेंट है. यहां तक कि उन लड़कियों का, पैगी एंड मैडी, जिन 2 लड़कियों की बात की गई है यहाँ इस चैप्टर में, इस मेन कैरेक्टर के अलावा, और ये वो लड़कियां हैं जो उसे अक्सर तंग किया करती थी, उसे चिढ़ाया करती थी, उसे सताया करती थी, उन लड़कियों का भी कोई ध्यान नहीं है. इसी तरह से नेक्स्ट डे ट्यूसडे, कोई ध्यान नहीं किसी का भी. अगेन शी वॉज एब्सेंट. और क्लासरूम, यहां इसको डिस्क्राइब किया गया है एज रूम नंबर 13, कि ये रूम नंबर 13 है जहां ये क्लास बैठती है. और इस क्लास में जिस रो में वांडा बैठती है, और नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच शी सेट. और इस रो में जो है वो रफ बॉयज बैठते हैं, और यहाँ रफ बॉयज उन लड़कों के लिए यूज किया गया है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, शोर शराबा करते हैं, अननेसेसरी आवाजें निकालते हैं. और ये लड़की वांडा इसी रूम में क्यों बैठती है, यहाँ क्यों बैठती है इन बच्चों के बीच में, इस बात के बारे में एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता. यहां तक कि दूसरी जो लड़कियां उसे परेशान करती हैं, तंग करती हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो वहां बैठती है. और इसी तरह से नेक्स्ट डे आ जाता है वेडनेसडे. आज जो है मैडी और पैगी वो इस बात को नोटिस करते हैं, वो इस बात की तरफ ध्यान देती हैं. और ये ध्यान जाने का जो रीजन है वो ऐसा नहीं है कि
उन्होंने उसकी एब्सेंस को क्लास में नोटिस किया। रीजन ये रहा कि आज वो रास्ते में जो है उस लड़की का सुबह वेट कर रही थी कि वो आएगी और उसे तंग करेंगी, मजाक करेंगी, उसका परेशान किया जाएगा। दे जस्ट वॉन्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन, और इस वजह से वो सुबह लेट हो जाती हैं। और जब वो लेट हो जाती हैं तो स्कूल पहुंचती हैं तो वहां फिर जाहिर सी बात है कि वो लड़की नहीं है क्लास में भी, तो इस बात की तरफ उनका थोड़ा ध्यान जाता है। अब वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी, इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। वांडा पेट्रोन्स्की उन बच्चों के लिए ये जो नाम है ये भी एक मजाक का विषय है, कारण कि उनकी क्लास में जो नाम है वो बच्चों के छोटे छोटे नाम हैं, बेहद आसान से नाम हैं। जिस तरह से यहां आपकी बुक में ये दिए गए हैं, थॉमस, स्मिथ, एलन, बाउंस, विली बाउंस, इस तरह के नाम हैं। तो उन बच्चों को जो है ये वांडा पेट्रोन्स्की, और ये पर्टिकुलरली ये जो वर्ड है पेट्रोन्स्की, ये बड़ा अजीब सा जान पड़ता है, बड़ा मजाकिया सा लगता है कि ये भी कोई टाइटल है, ये भी नाम हुआ कोई कि वांडा पेट्रोन्स्की, कि किस तरह का ये नाम है। वांडा के कोई दोस्त नहीं है, कोई सहेलियां नहीं है उसकी क्लास में, अकेली ही वो स्कूल आती है, अकेली ही वापस जाती है, यानी कोई दूसरा उसके साथ साथी नहीं है जिसके साथ वो घर तक जाए आए। जहां जिस जगह वो रहती है, बॉगन हाइट्स, यानी कि कई बार होता है कि लोगों के रहने का जो तरीका है पर्टिकुलरली कि कौन किस तरह की लोकेलिटी से आता है, तो शायद यहाँ ये जो बॉगन हाइट्स है वहाँ गरीब तबके के लोग रहते होंगे, जो इमिग्रेंट्स हैं वो लोग रहते होंगे, जो बहुत ज़्यादा सुविधा संपन्न, साधन संपन्न लोग नहीं हैं। तो वो लड़की वहाँ से आती है, रास्ता वगैरह जो है वो भी कच्चा है, तो कुछ इस वजह से भी जो है उसको ये मान करके कि ये पूरी तरह से गरीब है और इसे कोई बात समझ में नहीं आती है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो इसे कह रहे हैं, जो इससे पूछ रहे हैं, इस लड़की को इतनी समझ नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां उससे बात नहीं करती थी, बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती हैं, लेकिन उसकी दोस्त कोई नहीं है, सहेली कोई नहीं है। यानी कि जिस समय बाहर खाना वाना खाने का, लंच का जो टाइम होता है, लड़कियां बाहर ग्राउंड में होती हैं, दूसरी बच्चियां जो है, लड़कियां जो है वो कोई वहाँ गेम वगैरह खेल रही होती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो उससे बात करती हैं, उसके आसपास आकर के जो है वो घेर करके उसे खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो किसी को दोस्त कह सके ऐसा कोई नहीं है। और जो पैगी है वो बड़ी मतलब एक कर्टियस वे में, रिस्पेक्टेड वे में, जिस तरह से कि मानो वो अपने टीचर, उसकी जो टीचर है मिस मैसन की, वो उनसे बात कर रही हो, वो वांडा को कहा करती थी, वांडा, अपनी दूसरी फ्रेंड्स को थोड़ा सा पुश करते हुए, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। और ये क्वेश्चन क्यों किया जाता है कि वो जो गरीब लड़की है वो एक सिंगल ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस उसके पास है जो वो हमेशा डालती है, और वो भी उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से फिट फॉर नहीं थी, कभी आयरन नहीं किया जाता है, हालांकि साफ सुथरी है, धो करके वो पहनती है। तो उससे ये पैगी जो है वो अक्सर क्वेश्चन करती है कि वांडा कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। और यहां देखिए जो हमारी कैरेक्टर है वांडा पेट्रोन्स्की, जो मेन कैरेक्टर है, वो हमेशा कहा करती थी 100 एंड ऑल आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट। क्लोजेट जो कई बार हमने अपनी वॉल वगैरह में जो कवर्ड्स वगैरह बनाते हैं, जो फिक्स होती हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, कि 100 है और सारे के सारे उसमें वेल लाइंड अप है, बड़े सही तरतीब से उनको जो है रखा गया है वहां। तो इस तरह की बात होती थी, तो वो और उसके मजे लेते हुए, उसको चिढ़ाते हुए, क्या सारी एक जैसी हैं, या कुछ सिल्क की हैं, कोई वेलवेट हैं, तो कहती सभी तरह की हैं, सिल्क भी है, वेलवेट भी है, अलग अलग कलर्स की हैं, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई रेड है, कोई किसी तरह की है, ऑल ब्राइट कलर्स आर देयर। तो इसी तरह से फिर जो है उसके साथ, उसके बाद फिर शूज वगैरह को लेकर के पूछा जाता है, क्या शूज भी तुम्हारे पास इसी तरह से बहुत सारे हैं, कहती है 60 पेयर्स ऑफ शूज आई हैव। और जैसे ही वो लड़की थोड़ी ही दूर चली जाती है तो वो सारे के सारे जो है उसका मजाक उड़ाने के लिए खिलखिला करके हंसते हैं, जोर जोर से ठाके लगा करके हंसते हैं, और उन्हें ये लगता है कि दैट गर्ल शी इज डम। उसे नहीं पता बिल्कुल कि तेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उससे जब भी क्वेश्चन किया जाता था वो हमेशा इसी तरह के आंसर देती है। और पैगी का ये जो खेल है उस लड़की के साथ चलता रहता है। मैडी, जिसका पूरा नाम मैडलिन है, लेकिन यहां उसके शॉर्ट फॉर्म मैडी यूज किया गया है।
थोड़ी ही सेंसिटिव लड़की है, वो खुद भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसे कहीं ना कहीं ये बात फील होती है कि जो वांडा के साथ किया जा रहा है, जो पैगी कर रही है, वो सही नहीं है। लेकिन उसमें इतना साहस, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको ये बात कह सके कि पैगी तुम गलत कर रही हो। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं और मैडी को कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि अगर मैं ऐसा कुछ कहूंगी, इसको बताऊंगी, तो शायद मैं अपनी दोस्त को खो दूं और हो सकता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट फिर मैं ही बनूं, कि ये फिर मुझे ही चिढ़ाने लगे, मेरे साथ ही इस तरह का मजाक करने लगे। क्योंकि जैसा आपको भी मैंने बताया कि जो मैडी है वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, लेकिन यहाँ ये बात अलग है कि वो उस बॉगन हाइट्स में उस जगह नहीं रहती थी जहां से हमारी कैरेक्टर वांडा आती है। तो उसे अपनी दोस्त को खोने का भय लगता है। और मैडी भी जो कपड़े पहनती है वो दूसरे बच्चे के डिस्कार्डेड क्लोथ्स हैं, यानी कि जो दूसरे बच्चे ने पहनने से मना कर दिया कि पुराने हो गए हैं, अब मैं इनको नहीं पहनूंगी। और यहां वो जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो कहीं ना कहीं पैगी के ही सेकंड हैंड कपड़े हैं जो मैडी पहनती है। तो इसलिए जो मैडी है वो इस दुविधा में, इस स्थिति में है कि वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती है, कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन एक दिन वो कोशिश करती है, साहस करती है इस बात को लेकर के कि वो लिख करके जो है अपनी फ्रेंड को ये बात समझाए, उसे बताए कि पैगी हम जो कर रहे हैं शायद वो गलत है और हमें उस लड़की के साथ इस तरह से मजाक नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स हर्ट होती होंगी। लेकिन फिर उसका वही जो डर है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसे मजबूर करता है उस पेज को फाड़ करके फेंक देने के लिए कि नहीं, शायद एक दिन ये अपने आप ही रुक जाएगी, या जो वांडा है वो इन सारी चीजों को नहीं समझती है, ऐसा कुछ फील ही नहीं करती है जैसा मुझे लग रहा है कि शायद वो हर्ट होती हो। तो इसलिए जो है वो इस बात को मान करके और उस पेज को फाड़ देती है। अब वो अपने अपने जो है कामों में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो है उसकी एब्सेंस जो है वो खलती है कि क्या कुछ रीजन रहा कि वो लड़की अब नहीं आ रही है, क्लास में नहीं है इतने दिन से। अब उनकी क्लास में एक कॉन्टेस्ट है, एक कंपटीशन है लड़कों के लिए, मोटर बोट डिजाइनिंग का है, और जो लड़कियां हैं उनके लिए ड्राइंग कंपटीशन है। तो यहाँ जो है क्लास में रूम नंबर 13 में सभी ये मान करके चलते हैं कि जो ड्राइंग कंपटीशन है, नो डाउट पैगी शी इज गोइंग टू विन इट। और उसका रीजन है कि वो ड्राइंग वगैरह में काफी अच्छी है, सभी को ऐसा लगता है कि पैगी ही फाइनली इस कंपटीशन को जीतेगी। लेकिन जिस दिन अब कंपटीशन का डे आता है और रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस किए जाने हैं, वो सारी चीजें हैं, तो जैसे ही बच्चे अपनी क्लास में एंटर करते हैं तो वहाँ ड्राइंग्स वगैरह को डिस्प्ले किया गया है, सारी की सारी, बहुत काफ़ी सारी। यानी कि अगर हम ये माने कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने एक से ज़्यादा ड्राइंग सबमिट की हों, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा ड्राइंग्स लगी हुई हैं, सब उनको देख करके हैरान परेशान कि इतनी सारी और इतनी बेहतरीन डिज़ाइनिंग, अलग अलग कलर्स की हैं, काफ़ी चमकीले रंग हैं। एवरीवन वाज वंडर्ड ये सब कुछ। तो थोड़ी ही देर में उनकी क्लास में उनकी टीचर जो है वो एंटर करती हैं और बॉयज़ में भी जो मोटर बोट डिज़ाइनिंग का था उसके विनर को अनाउंस किया जाता है। नो डाउट कि दैट बॉय वाज नॉट फ्रॉम देयर क्लास, किसी दूसरे रूम से है, दूसरी क्लास से है वो लड़का। उसका नाम भी यहाँ चैप्टर में आपको दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू, एंड हिज नेम इज जैक वेगल्स, कि वो लड़का है विजेता। एंड नाउ इट वाज द टर्न फॉर द गर्ल्स फॉर ड्राइंग कॉम्पिटिशन, and for everyone's surprise, it was none other than Wanda Petronsky. It was she who had submitted 100 designs of different beautiful, colorful dresses, and everyone was dumbstruck. सारे के सारे उसका नाम सुनते ही कि that she is the winner, सब हैरान हैं पूरी तरह से कि कैसे ये सब कुछ, कि मतलब जिस लड़की को वो किस तरीके से देखते थे, उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या मानते हैं, एंड शी इज द विनर। और वास्तव में वहां वो जो ड्राइंग सबमिट की हुई है, वो जो ड्राइंग्स है उनकी दीवारों के ऊपर हैंग कर रही हैं, रियली दे वर पिक्चरिस्टिक, देखने लायक है, देखने।
तो जैसे ही अनाउंस किया जाता है तो जिस रो में वो बैठती है वो लड़के, अब उनको एक मौका मिलता है सेलिब्रेशन का कि एक हमारे बीच से ही एक स्टूडेंट है और जिसने इस कंपटीशन को जीता है, तो अपने पैरों को जमीन के ऊपर जो है पटकते हुए, विसल्स बजाते हुए और जोर से हंसते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मतलब हमें जो है डफर समझा जाता है या हमें जो है दूसरों के कंपैरिजन में इंफीरियर समझा जाता है, लेकिन देखिए कि हमारे बीच से ही जो है विनर है। और उसके बाद उनकी टीचर जो है वो सभी बच्चों को कहती हैं कि वो सारे जो है आकर के धीरे धीरे जो है उन ड्राइंग्स को, उन डिजाइन्स को जो है उन सारी चीजों को देखें, दे हैव ए लुक। मैडी जो है वो भी कहती है कि देखा, वो कहती थी ना कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसके कहने का मतलब ये था शायद, वो भी उसको दिखाते हुए कि देखो कितनी सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस ये बनाई गई हैं। पैकी भी उसके साथ एग्री करते हुए कि हाँ वास्तव में, और ये ग्रीन वन देखिए, ये दूसरी ये देखिए, कि काश उसे ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा ड्रॉ कर पाती, मैं भी ऐसा कर पाती। दैट वाज रियली अ सरप्राइजिंग एस्पेक्ट फॉर हर। अदरवाइज तो उसे तो ऐसा लगता था कि वैसे ही है ये लड़की। तो इट्स योर दिस चैप्टर, और एक बार आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेंगे, कंप्लीट रीडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जो है सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस या एडिशनल क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही नहीं करने हैं, बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बुक, कि जो प्रोज सेक्शन है, जो लिटरेचर है, वहां से आपको एक्सट्रैक्ट भी मिलेंगे, उनके बेसिस पे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो कंप्लीट डिटेल स्टडी जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। वर्ड मीनिंग लिखने के लिए मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी पहले भी, कहीं और लिखने की बजाय अपनी बुक में ही आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है, उनके मीनिंग आप लिखें, क्योंकि जब हमें रिवीजन करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, तो हम ये चीज़ें जो है आसानी से पढ़ सकें, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। इस चैप्टर से रिलेटेड भी कहीं भी किसी तरह की आपको कोई क्वेरी हो, आपको कहीं कोई डाउट लगता, कोई चीज़ें हो ना समझ में आई हो, वो आप पूछें, फिर बताया जाएगा आपको। साथ में कुछ जो लिखने का काम दिया जाए आपको, थीम, मैसेज, कैरेक्टर, वो साथ के साथ अपनी चीज़ें लिखते चलें आप, कि बाद में जो है एटलीस्ट आपका राइटिंग वर्क है उसकी पेंडेंसी ना हो किसी भी तरह की। क्योंकि चीज़ें समझने के लिए हम बाद में जब जैसे स्कूल स्टार्ट होगा, तो while doing the revision we can again have such kind of stories, such kind of summary, all those things which are possible for us. Even the question answers, they can be discussed in detail. क्योंकि अभी जो है वो आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है, यहाँ सिंगल साइड इंटरेक्शन है, तो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो चीज़ें हम डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से आप काम करें, और उम्मीद है बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल, whatever may be the conditions. No doubt. Thanks from my side for this chapter. See you again for the next topic. Thank you.